तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब अच्छे ही होंगे ना। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 मीटर की ऊंचाई से जल गिर रहा है, पृथ्वी पर गिरने पर इसकी प्रति किलोग्राम ताप में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, तो सिंपल का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले आप जल के अणु हैं, ठीक है, वो नीचे 100 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरेंगे तो क्या होगा? पहले तो जल ऊपर जो जल की यांत्रिक ऊर्जा है वो बदल के नीचे किस में हो जाएगी? हीट एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो ऊपर जो हमारा ये एनर्जी है, एक सेकंड, ये जो हमारा ऊपर जल है इस टाइम इसके अंदर कितना एनर्जी है? इसके अंदर है mgh, फार्मूला आपको पता ही होगा। और जब वो नीचे आएगी तो नीचे कन्वर्ट होकर कितनी एनर्जी हो जाएगी? हीट एनर्जी में। तो उसके लिए हमने पहले पिछले क्वेश्चंस में आपको बता दिया है कि एनर्जी होती है ms डेल्टा टी, जहाँ पे m होता है मास, s होता है क्या? स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा, और डेल्टा टी क्या होता है? ताप में चेंज, यानी कि बदलाव कितना हुआ, वृद्धि कितनी हुई, और यही हमको फाइंड करना है। तो आपको पता है एनर्जी बनती नहीं है, एनर्जी बस कन्वर्ट होती है। तो mgh बदल के कितना हो जा रहा है नीचे गिरने के बाद? ms डेल्टा टी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए mgh इक्वल टू ms डेल्टा टी। तो क्या होगा? m से कट जाएगा और यहाँ पे हमको डेल टी प्राप्त करना है। डेल टी हमको क्या करना है? प्राप्त करना है। तो डेल टी बराबर क्या हो जाएगा? डेल टी इक्वल टू, डेल टी यहाँ पे तो s नीचे चला जाएगा, g इंटू एच अपॉन एस। आप देख सकते हो ये आ चुका है, ठीक है। ये आपके पास एक फार्मूला की प्राप्ति हो चुकी है जिसके द्वारा आप पता लगा सकते हो कि ताप में कितना बदलाव हुआ। तो डेल टी निकालने, जी कितना दिया है भाई? जी दिया हुआ है 10, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई एच कितना दिया हुआ है? 100, ठीक है, 100 अपॉन एस कितना दिया हुआ है? विशिष्ट ऊष्मा कितना दिया हुआ है? 4200। 0 से कट गया, 42 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड बाई 42 क्या आएगा? अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.238। कितना आएगा? 0.238, और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब यहाँ पे आप मैच करोगे कि 0.238 किस में आ रहा है, तो आप लोग देखोगे कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी में 0.238 आ रहा है, इसीलिए आपका ये क्या होगा? करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरा अणुक बल नड़य होता है। ऑप्शन ए ठोस में, ऑप्शन बी द्रव्य में, ऑप्शन सी गैस में, एंड ऑप्शन डी है इन सभी में। तो जो स्टूडेंट्स पुराने क्वेश्चंस को, पिछले क्वेश्चंस को पढ़ चुके होंगे या देख चुके होंगे, उनको मैंने पहले ही बता रखा है कि जो अंतरा अणुक बल होता है उसके गैस के अंदर सबसे ज़्यादा कम होता है। अंतरा अणुक बल यानी अट्रैक्शन, आकर्षण का बल, नड़य मतलब होता है कम। तो गैस के अंदर क्या होता है? सबसे ज़्यादा कम होता है आकर्षण बल। उनके अणुओं के बीच में सबसे ज़्यादा कम किस में होता है? गैस में ही होता है। इसीलिए नड़य सबसे ज़्यादा कम गैस में होता है। इसलिए ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और यही अगर पूछता कि सबसे अंतराणुक बल अगर सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए था सही ठोस में, लेकिन नड़य बोल रहा है इसीलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? गैस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न पदार्थ ऊर्ध्वपातज है। ऊर्ध्वपातज का मतलब इंग्लिश वालों को मैं बता दूं, सब्लिमेशन वाले सब्सटेंस, यानी जो ठोस से डायरेक्ट किस में बदल जाते हैं? ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाते हैं। तो वही क्या होते हैं? हमारे ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कपूर होगा, कपूर को क्या करेंगे? कपूर अगर आप खोल के पैकेट में रख देंगे तो वो एक कुछ टाइम बाद किस में परिवर्तित हो जाएगा? गैस में। वो लिक्विड में नहीं परिवर्तित होता। तो वही हमको यहाँ बताना है कि कौन सा है। तो सल्फर ऊर्ध्वपातज नहीं है। बर्फ भी, पहले बर्फ क्या होगा? पहले पानी बनेगा, वो गैस तो बन नहीं जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत है। नौसादर आपका सही ऑप्शन है। कोयला, ये भी गलत। नौसादर क्यों सही है? नौसादर यानी क्या होता है? NH4Cl, जिसे आप लोग अमोनियम क्लोराइड भी बोलते हो। ये क्या होता है? ये डायरेक्ट आपका चेंज किस में हो जाता है? गैस में चेंज हो जाता है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा, नौसादर। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टलीय ठोस है कांच, प्लास्टिक, रबड़, शक्कर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? उसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, क्रिस्टलीय ठोस वो होते हैं जिनके अवयवी
अवयवी कण की व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है। यानी एटम्स हो गए, आयंस हो गए, उनकी व्यवस्था क्या होती है, निश्चित होती है, यानी डेफिनेट होती हैं, ठीक है, वो फिक्स रहती हैं। और जो इनके गलनांक होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनके जो पदार्थ की गलनांक होती है, गलनांक, वो क्या होती है, डेफिनेट होती है। एक निश्चित बिंदु पे ही वो गलना स्टार्ट होते हैं। गलनांक क्या होती है, निश्चित होती है, पॉइंट्स है। या क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की डिफरेंस है। जो इस क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें आयंस की व्यवस्था डेफिनेट रहती है, उसमें नहीं रहती। इसकी गलनांक डेफिनेट रहती है, अक्रिस्टलीय की गलनांक डेफिनेट नहीं रहती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखेंगे, कांच, इसकी गलनांक डेफिनेट नहीं रहती, निश्चित नहीं रहती, ये गलत होगा। ऑप्शन बी रबड़, ये भी गलत होगा, इसका गलनांक भी नहीं रहता एक निश्चित बिंदु पर। प्लास्टिक, ये भी नहीं होगा। शक्कर अगर आप लोग देखोगे तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि शक्कर क्या होता है, एक निश्चित बिंदु के ताप के बाद गलना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका गलनांक जो होता है वो भी निश्चित ही होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, जल दाब स्थिर रहता है, कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता है। तो आपको इसको समझने के लिए क्या करना होगा, जैसे कि हमारा एक कुकर है, ठीक है, कुकर हो गया, मान लेते हैं कुकर है, तो इसके अंदर जब भी हम खाना पकाते हैं, तो खाना जब पकाएंगे तो इसके अंदर क्या मौजूद रहता है, जल मौजूद रहता है, ठीक है, जल डालते ही डालते हैं। तो जब हम नीचे से यहाँ पे गर्म आग लगाएंगे, जब नीचे से स्टोव पे आग लगाएंगे, तो इसके अंदर क्या होगा, तापमान लगातार बढ़ेगा, क्योंकि नीचे से आग लग रहा है। और जो ये जल होगा ना, तो जल के कणों का क्वथनांक क्या हो गया, जो क्वथनांक होगा, क्वथनांक वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि नीचे से हम इसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो जिसकी वजह से जल का क्वथनांक बढ़ेगा और इसीलिए अंदर का तापमान क्या होगा, बहुत तेज बढ़ने लगेगा, और खाना जो हमारा भोजन है वो शीघ्रता से पकना स्टार्ट हो जाएगा। तो जल का क्वथनांक बढ़ने की वजह से ही क्या होता है, हमारा कुकर के अंदर भोजन बहुत शीघ्रता से बनना स्टार्ट होता है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, तो ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन बी, जल का क्वथनांक कम हो जाता है, ये ऑप्शन गलत है भाई, कि कम होने से कैसे तुम शीघ्रता से बन जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। दाब स्थिर रहता है, ये भी गलत है। कोई पदार्थ बाहर नहीं निकल पाता, गलत है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल ठोस एवं द्रव्य दोनों ही स्वरूपों में जिस तापमान पर विद्यमान रहता है वह है। तो आपको मैं बता दूं कि केवल एक ही ताप ऐसा होता है जिस पे हमारा जल क्या होता है, ठोस एवं द्रव्य दोनों स्वरूपों में विद्यमान रहता है। अगर उसके ऊपर जाएगा तो भी वो अपना चेंज करेगा अवस्था, और नीचे जाएगा तो भी चेंज करेगा। तो क्या होता है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आप अच्छे से याद कर लेंगे। 0 डिग्री ताप ऐसा ताप होता है जिसपे जो जल होता है हमारा, वो ठोस एवं द्रव्य दोनों में विराजित रहता है, विद्यमान रहता है। तो ये आप नहीं भूलेंगे। तो इस वजह से हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भैया, करेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 0 से ऊपर जाओगे तो भी वो बदलेगा, नीचे जाओगे तो भी अवस्था बदलेगा। तो इस कारण से हमारा ऑप्शन बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ना जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, और इसको आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एम द्रव्यमान के पदार्थ की गुप्त ऊष्मा एल है, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी। तो आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है। एक सिंपल सा क्वेश्चन फॉर्मूला है, वो आप याद कर लेंगे तो आपका ये सिंपल से हो जाएगा। तो जैसे कोई सॉलिड है, कोई भी द्रव्य है, एम द्रव्यमान है, ठीक है, इसको आप बर्फ़ से पानी में पिघलने के लिए कुछ ताप में परिवर्तन होगा, ठीक है, कुछ ताप में परिवर्तन होगा। तो वही ताप क्या होता है, Q बराबर M इंटू एल वी, ठीक है, ये फार्मूला होता है थर्मोडायनेमिक्स का। फार्मूला होता है M यानी द्रव्यमान, एल वी मतलब वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा होती है। तो आप यहाँ से ढूंढेंगे M इंटू एल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, Q इक्वल टू M इंटू एल, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये फॉर्मूला है, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मूला है। नो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस द्रव्य की वह अवस्था है जिसका आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होते हैं, आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित होता है, आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित होता है, और आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो आपको मैं बता दूं, जो गैस के कण होते हैं, अणु होते हैं, वो आपस में काफ़ी दूर होते हैं, और इनके अंदर जो अट्रैक्शन आकर्षण का बल होता है
वह बिल्कुल कम होता है, यानी अंतराणुक बल काफ़ी कम होता है, जिसके वजह से ये इधर से उधर अपना मूवमेंट करते रहते हैं जहाँ इनको मन करता है। तो इस वजह से इनका आकार भी अनिश्चित होता है, ठीक है, और जो इनका आयतन होता है वो भी अनिश्चित होता है। तो आप ऑप्शन ढूंढेंगे कि कहाँ पे आयतन तथा आकार दोनों निश्चित होता है, तो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आयतन निश्चित तथा आकार अनिश्चित, ये भी गलत। आयतन अनिश्चित तथा आकार निश्चित, ये भी गलत। ऑप्शन डी आप लोग देखोगे कि आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आयतन और आकार दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है हमारा गैस के अंदर। तो बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा उत्फुल्ल पदार्थ है। ऑप्शन ए दिया हुआ है MgSO4, ऑप्शन बी Na2CO3 2H2O, और ऑप्शन सी है ZnSO4 एंड ऑप्शन डी है आपका NaHCO3। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि उत्फुल्ल पदार्थ क्या होते हैं। उत्फुल्ल पदार्थ वो होते हैं बच्चों कि जो आप वातावरण में जैसे ही रखोगे, बाहर रखोगे, तो वातावरण के प्रभाव से वो हवा में तुरंत घुलना स्टार्ट हो जाएंगे, हवा में घुलना स्टार्ट हो जाएंगे, वही क्या होते हैं आपके, वही होते हैं उत्फुल्ल पदार्थ, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं जो Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट डाइहाइड्रेट, ये क्या होते हैं, ये उत्फुल्ल पदार्थ होते हैं। इनको अगर आप लोग रखेंगे एटमॉस्फेयर में, बाहरी वातावरण में, तो ये हवा में घुलना स्टार्ट कर जाते हैं। और MgSO4 उत्फुल्ल पदार्थ नहीं है, ZnSO4 उत्फुल्ल पदार्थ नहीं है, NaHCO3 उत्फुल्ल पदार्थ नहीं है, और ऑप्शन बी Na2CO3 2H2 आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना गर्म किए किसी ताप पर किसी द्रव की सतह से धीरे धीरे वायु में, अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने की प्रक्रिया को कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम लोग द्रव्य को हम लोग डिनोट कर रहे हैं डी से, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, अगर द्रव्य को हम लोग वाष्प में बदलेंगे तो किस पॉइंट पे होता है, वो क्वथन कहा जाता है। लेकिन क्वथन ठीक है, क्वथन लेकिन क्वथन कब कहलाता है कि जब हम कुछ हीट प्रोवाइड करें, जब इसको उष्मा देंगे तो क्या कहलाएगा, ये क्वथन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, बिना गर्म किए, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए, बिना गर्म किए। तो क्या होगा यहाँ पे, क्वथन आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वथन में तो हम लोग उष्मा देते हैं, गर्म करते हैं। निर्वात आसवन, इसमें भी उष्मा देते हैं, तो ये भी गलत हो गया। आसवन, ये भी गलत। लेकिन जो वाष्पन होता है बच्चे, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्योंकि जब कभी भी आप मान लेते हैं एक बाल्टी हो गई, इसके अंदर आप रख ले रहे हैं अपना पानी, ठीक है, तो जो सतह होगा यहाँ पे, पानी का जो ऊपरी भाग होगा, ये क्या करेगा, ऊपर सूरज है, वहीं से अपना कहीं से भी या अगल बगल से भी रोशनी, कहीं से भी हीट, कहीं से भी ऊर्जा लेके, हल्का फुल्का लेके वो अपना चालू रहता है उसका काम। वाष्पन हमेशा एक्टिव रहता है, उसको एक्स्ट्रा कहीं से ज़रूरत नहीं पड़ता हीट का, ठीक है। तो वाष्पन क्रिया बिना गर्म किए भी द्रव्य की सतह से क्या होता है, धीरे धीरे वायु में मिलता रहता है, जो अणु होता है पानी का, वाष्पन क्रिया ही वह कहलाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा।